सीरीज के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चारों तरफ शांति का माहौल। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम 18वीं सदी में आ चुके हैं। तभी हम देख पाते हैं कि दीवार के पीछे से एक अजीब सी चीज सामने आती है, जिसे देखने के बाद लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। महसूस ऐसा हो रहा था जैसे उसकी परछाई पूरे शहर को घेर चुका हो। हमें दिखाया जाता है कि सामने से एक ऐसा दानव सामने आया था जिसके चेहरे पर कोई चमड़ी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ गोश्त नजर आ रहे थे पूरे शहर के ऊपर। उसकी हाइट सिगानसिना के दीवारों से भी ज्यादा थी, ऐसे कि वो उसको एक बार में ही लांग के निकल जाए। भाई साहब, पूरे शहर के सामने उसकी औकात नेक्स्ट लेवल की थी। बिना चमड़ी के सिर्फ गोश्त की थैली दिखने वाले एक ऐसा अजीब सा जानवर, या फिर यूं कहो कि इंसान का एक ऐसा रूप जिसको मारने के लिए इंसानों को ही आगे आना पड़ता था। स्काउट्स जो कि एक सोल्जर्स कमांडर के अंडर में आता है, और सोल्जर्स अपनी जान की बाजी लगाते हुए उस मॉन्स्टर को मारने के लिए निकलते हैं। और ये कोई एक नहीं था बल्कि ऐसे हजारों टाइटन थे जो इंसानियत को खाने की फिराक में थे। और अभी हम जिस टाइटन की बात करें उसकी हाइट कम से कम तो 80 फीट होगी ही, क्योंकि सिर्फ इस टाइटन को मारने के लिए 42 सोल्जर्स गए थे। और इसकी गंदर की नेक ही इतनी बड़ी है कि इसके ऊपर हजारों सोल्जर्स आ जाए। और ये है हमारा सीरीज अटैक ऑन टाइटन। अब होता है असली दौर शुरू, जहां आयरन देखता है कि ये सब बस उसका एक सपना था। उसकी आंखें खुलती है तो वह देखता है कि वो एक पेड़ के नीचे बैठा है, और मिकासा उसको कहती है, चलो तुम रो रहे थे, सपने देख रहे थे का कोई बहुत बुरा वाला? माफ करना यार, मैं थोड़ा सा सो गया था। मॉम ने बोला था ज्यादा लेट मत करना, लकड़ियाँ इकट्ठा हो चुकी है, चलो मेरे साथ। मिकासा एरन को लेकर गांव की ओर निकलती है, और वह मिकासा से रिक्वेस्ट करता है कि सपने की वजह से वो रो रहा था, वो ये बात किसी को ना बताए। दोनों की बातों के बीच में हांस आ जाता है, जो कि पुलिस कमांडर होता है, और अभी वो इतने नशे में कि अपने दोस्तों के साथ बैठ के पार्टी कर रहा था। काफी दिनों बाद मिले, काफी उदास हो। तभी एरन कहता, आपको इतने नशे में नहीं होना चाहिए, आप एक फौजी हो। अरे बाप रे, जरूर तुम्हें ये सब तुम्हारे बाप ने सिखाई। अरे डॉक्टर येगर भी। अरे प्लीज पापा को तो नाम ही मत लेना, पापा के ऊपर कैसे कहो। बात थोड़ी सी होती है, खत्म हो जाती है। मिकासा उसको लेकर सीधा आगे की ओर जाती है। वो समझाते हैं कि उसे किसी के मुंह नहीं लगना चाहिए। तभी एक घंटे की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर एरन बहुत ही ज्यादा खुश होता है, और वो मिकासा को लेकर निकलता है उन फौजियों को देखने जो उसको एक स्काउट्स कहा जाता है। और वहाँ पर पहले से ही ढेर सारे लोग उसको देख रहे थे, और हम देख पाते हैं कि फौजी जानी के इसका एक ऐसा ग्रुप जिसको हम स्काउट्स कहते हैं वो घायल है। अभी अभी ये लोग हमारे दीवारों के बाहर गए थे जो टाइटन्स को लड़ने की काम करते हैं। एरन इनको देखने गया तो खुशी में था, लेकिन अभी उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो बूढ़ी औरत आती है, और उसे पता चलता है कि उसका बेटा इस लड़ाई में मारा गया है, और उसके बेटे की मौत के बाद सिर्फ और सिर्फ उसके बेटे का एक हाथ ही उसके हाथ आया है। वो औरत उस हाथ को लेकर रोने लगती है। इमेजिन करो यार, हमारे देश में इतनी सारी डेमोक्रेसी बढ़ रही है, अगर किसी का बेटा शहीद होता है तो क्या वो रोए भी ना? वो औरत कहती है, मेरे बेटे की कुर्बानी जाया नहीं जानी चाहिए। तभी वहाँ पर बैठा एक बंदा बोलता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम सब कमजोर है, हम सब उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। आपका बेटा मरा वो सब मेरी गलती थी, क्योंकि मैं कमजोर, उसका लीडर मैं था, मैंने उसे मौत के मुंह में धकेला। एरन ये सब कुछ सुन रहा था, और वो सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मैं भी स्काउट्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं एक फौजी बनना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ का सीन कुछ ऐसा था कि सोल्जर्स को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, उन्हें अपने आप पर भरोसा ही नहीं था। थोड़ी देर बाद वहाँ से स्काउट टीम की पलटन चली जाती है, और लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर हम लोग करे तो करे क्या, हमारा टैक्स का पैसा इन सोल्जर्स को देना पड़ता है, और ये लोग खा खा कर मोटे होते जा रहे हैं, हमारे लिए कुछ करते नहीं, टाइटन्स को भगा क्यों नहीं देते? तभी पीछे से उसे एक आकर डंडा लगती है, और वह देख पाता है कि उसको पीछे से एरन ने मारा है। एरन उसे एक और डंडा मारना चाहता है, तभी मिकासा उसे पीछे से घसीट कर सीधे लेके निकलती है अपने घर की ओर। वैसे तो मिकासा एक लड़की, लेकिन इसकी स्टोरी भी एक नेक्स्ट लेवल की है। मिकासा एरन को लेकर घर पे निकलता है, और हम देख पाते हैं उसकी मम्मी और पापा उसे देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे बाहर से आ गए हैं। एरन कहते हैं, उसकी मम्मी प्यार से उसके कान खींचने लगती है। एरन को बहुत दर्द होता है। कोई एरन और मिकासा खाना करे, उसके पापा कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो एक डॉक्टर है। इस परिवार को देख के मुझे शर्म आती है कि आखिर मेरा परिवार इतना हंसता खेलता क्यों नहीं है, और हो भी क्यों ना। भाई साहब, पीछे से मिकासा बोल पड़ती है कि एरन स्काउट्स में शामिल होना चाहता है, वो एक फौजी बनना चाहता है। और एक फौजी बनने के बाद से उसकी माँ शौक हो जाती है, और पीछे की ओर मुड़ के देखती है। तभी एरन सोचता है, बाप रे, इसके दिल में तो कोई बात नहीं पसती यार। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं अपने बेटे को मौत की घाट कभी नहीं उतरने दूंगी। एरन को पिता डॉक्टर येगर जो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तभी एरन कहता है, क्या हम सब ऐसे ही दुम दगा कर बैठे रहे? हम सब जानते हैं कि वो कितना ताकतवर है। उसकी बात अधूरी रहती है, फिर भी उसके पापा चले जाते हैं, और वो बोलते हैं, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम्हें अपने घर का ख्याल रखना है, और अगर तुम अच्छे से रहते हो तो अब तक मैं जो करता आया हूँ वो मैं तुम्हें करना दूंगा, ठीक है? इतना बोलने के बाद उसके पिता वहाँ से निकल जाते हैं। तभी एरन की मम्मी बोलती है, क्या तुम एक बार और नहीं सोच सकते? स्काउट में जाना सही फैसला नहीं है। नहीं मम्मी, आपने बिल्कुल गलत सुना, मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, और मुझे स्काउट्स में जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो इतना बोल के भाग जाता है। और अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़के को पकड़कर कुछ बदमाश परेशान कर रहे थे। हालांकि वो तीनों उससे उम्र में काफी बड़े, फिर भी उसको परेशान कर रहे थे। तभी एरन आ जाता है, और वो फुल एंग्री मोड में था, बहुत ही ज्यादा गुस्से में, और चीख चीख के बोलता है, अरे वाह, ये चूजा फिर से आ गया मार खाने के लिए। आओ एरन आओ, इस बार तो तुम्हारा अच्छे से स्वागत करूंगा मैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से उसे सपोर्ट करने के लिए मिकासा भी आ रही है, और इन लोगों को देख कर तो पतलून गीली हो जाती है, वहाँ से भाग जाती है। मिकासा और एरन उसको
बचाने के लिए वहाँ पर पहुंचता है और वो उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। और आज से दो दोस्तों के बीच एक और नया दोस्त ऐड हो चुका था। आर्मन काफी समझदार था, उसने ढेर सारी किताबें पढ़ रखी है। और वहीं एरन जिसको लड़ना आता नहीं लेकिन उसके अंदर जोश भर भर के। और वहीं मिकासा जो शांत रहती है और उसके अंदर पावर तो दबा के है। एरन कहता है ये लोग हमें जीने क्यों नहीं देते, सरकार चाहते है कि हम उनके बनाए नियमों का पालन करें और अगर हम ऐसा करते रहे तो हम हमेशा के लिए इन दीवारों के बीच ही रह जाएंगे, इस बाहर की दुनिया को हम कभी देख ही नहीं पाएंगे। तभी आर्मन जिसने ढेर सारी किताबें पढ़ रखी है वो कहता है अभी जिस तरीके से सब खुश है अपने मम्मी पापा के साथ, अपने आपस के दोस्तों के साथ, यकीन मानो ये इन दीवारों को भी पता है कि एक न एक दिन इन सब के साथ वो सब होगा जो ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते और इन लोगों की खुशियों को नजर लग चुकी है। तभी आसमान में एक अजीब सी बिजली चमकती है, वो सब हवा में उड़ जाते हैं। वही लोग जो बहुत ही ज्यादा खुश थे, वही लोग जो शांत थे, वो सब घबरा जाते हैं और हम देख पाते हैं सभी लोग दीवार के इधर देख रहे थे कि आखिर दीवार के ऊपर क्या है। और ये वही वक्त था जहाँ इंसानियत का इम्तिहान होने वाला था। इंसानियत को जिन दीवारों ने बचा के रखा था उसके पीछे से वो टाइटन आ चुका था, आदमी की तरह दिखने वाले, बिना कपड़ों के, नंगे भूखे, जो अपने एक पैर से पूरी दीवारों को तोड़कर अंदर की ओर घुस जाते हैं। पूरा शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट तबाह हो चुका था, सभी के घर उजड़ रहे थे और टाइटन्स की भीड़ जो उन दीवारों की ओर बढ़ी रही थी। 24,000 मीटर, 30,000 मीटर, कम से कम 40,000 मीटर तक के ऐसे टाइटन्स थे जो भूखे नंगे भेड़ों की तरह हमारी दीवार की ओर बढ़ रहे थे, जिसका फेस देखते ही डरावना लगता है। आदमी की तरह दिखने वाले, आदमी से 4 गुने, 5 गुने, 20 गुने, 1000 गुने लंबे, जिनके सामने आते ही इंसान कम से कम तो चींटी से भी छोटा लगता है। ये सब देखने के बाद एरन और मिकासा सीधा अपने घर की ओर रवाना होते अपनी मम्मी को बचाने के लिए, क्योंकि एरन के पिता घर पे नहीं है लेकिन उसकी मम्मी अकेले घर पे है। वो देखते हैं कि उसका घर गिर चुका है, उसके घर के गिरे मलबे के अंदर उसकी मम्मी दबी हुई है। दोनों जोर जोर से चिल्लाते हैं। अरे मेरा मतलब वो नहीं बल्कि एरन चिल्लाता है और एरन पूरी कोशिश करता है उसे निकालने की, लेकिन फिर भी उसके बाजू में उतनी ताकत नहीं थी जो इस घर को उठा सके। और टाइटन्स अंदर की ओर घुसे जा रहे थे, एक से बढ़ के एक दिखने वाले टाइटन। और एक टाइटन सीधा एरन के घर की ओर बढ़ रहा था जो देखने में एकदम खूंखार था और उसके बाल लचीले थे। ये सब देख एरन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर उसकी मम्मी दबी हुई थी। तभी उसकी मम्मी बोलती है तुम सब यहाँ से भाग जाओ, मुझे छोड़ो, मेरा आधा शरीर गायब हो चुका है। मम्मी की बात को नजरअंदाज करते हुए एरन पूरी जी जान से उस मलबे को उठाने की कोशिश करता है। उसकी मम्मी चीख चीख के बताती है तुम यहाँ से चले जाओ, मिकासा इसको समझाओ थोड़ा सा। अब मिकासा क्या समझाए, उसे तो खुद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और एक ऐसा टाइटन जो उसके घर के ठीक पास में था, यानी एरन के पास। तभी हम देखते वो नशेरी हांस वहाँ पर आ जाता है। तो हमने इस सीरीज की पूरी स्टार्टिंग में देखा था, वो वहाँ पर आता है और वो उनसे बात करता है ओडियम गियर से, जो सीधा फाइट करने के लिए आगे की ओर जाता है पूरे जोशो खोश में। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसकी हिम्मत टूट सी जाती है। वो देखता है इंसानों से लड़ा जा सकता है, शैतानों से लड़ा जा सकता है, लेकिन टाइटन से लड़ना बहुत मुश्किल है। वो अपना ओडियम गियर वापस अंदर डालता है और चुपचाप उन दोनों को लेकर वहां से निकलता है। एरन चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन हांस नहीं रुक रहा था। वो उन दोनों को लेकर सीधा आगे की ओर निकल जाता है। तभी उसकी मम्मी रोते हुए कहती है मेरे बच्चों जिंदा रहना और इनका खात्मा करना। एरन के पिता यानी कि डॉक्टर येगर घर पे नहीं थे, उसकी मम्मी रो रही थी और वो टाइटन उसके घर के मलबे को हटाकर उसकी मम्मी को खाने जा रहा था। इंसानियत के ऊपर हुआ यह हमला जो दीवारों के पीछे छुपा था, ये शैतान आज घर में घुस चुके थे, जो इंसानों को अपने खाने की तरह खा रहा था और खाते वक्त इस्माइल कर रहा था। अपनी मॉम को टाइटन के मुंह में जाता देख एरन का दिमाग हिल जाता है। तभी एक फकीर चारों तरफ से गीत गाता हुआ आता है और टाइटन्स भी उसके पास होते, लेकिन उसे घंटा डर नहीं लगता किसी से। वो गा रहा था कि तुम सबका खात्मा एक दिन जरूर होगा, नंगे भूखे भेड़ों जैसे चलने वाले इंसान या फिर टाइटन। तुम्हें क्या लगता है कुदरत तुम्हें बख्शेगी? बिल्कुल नहीं, ये कुदरत का इम्तिहान है, तो हम सब इसे पास जरूर करेंगे। इंसानियत जिंदा रहेंगी और देखना तुम सबको एक न एक दिन खदेड़ के बाहर फेंक दिया जाएगा। तुम जो खूंखार भेड़िए की तरह इंसानों को अपना निवाला बनाते हो, छोटी बच्ची से लड़कियों तक को नहीं छोड़ते हो और इंसानों को अपने स्वार्थ के लिए, अपने मजे के लिए खाते हो, एक न एक दिन तू भी मरोगे। तभी उसके पास भी एक टाइटन आता है, ज्यादा नहीं, वो लगभग 40 मीटर का तो होगा ही होगा। वो उसे अपने मुंह में ले लेता है और खा जाता है और सिर्फ उसकी किताब रह जाती है जिसकी गीत गा गा कर वो लोगों को सुना रहा था। इधर एरन और मिकासा को हांस लेकर आता है वो अपने बचा के। एरन बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, यही देखते हुए हांस आगे की ओर बढ़ता है और उसके पास बैठता है। एरन हांस को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन हांस रोते हुए कहता है तुम्हारी मॉम मर गई क्योंकि मैं कमजोर था, तुम्हारी मॉम मेरे वजह से मरी है। हम सब कायर है, हम सब डरपोक है, हमारी औकात उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो हमसे बहुत पावरफुल और उसे हराने के लिए तुम्हें जिंदा रहना बहुत जरूरी था एरन, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। एरन को सारी बातें समझ में आ रही थी, वो इतना समझदार तो था कि सच को अपना सके। हांस एरन और मिकासा को लेकर सीधा निकलता है बोर्ड की साइड। वैसे तुमने एक चीज नोटिस की होगी, मिकासा दिखाती नहीं है लेकिन अंदर से ऑफसेट बहुत है। और हो भी कि ना टाइटन्स के बड़ी इस महामारी के अंदर ही सबको एक बॉक्स में बैठाया जा रहा था, जहाँ पूरी शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट की सारे लोग मौजूद थे उस नदी की, जहाँ पर एक बोट के भरने के बाद उसे तुरंत वहाँ से रवाना कर दिया जाता है ताकि दूसरी बोट जा सके। और शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट जो 3 तरह के दीवारों से घिरी कर बनी हुई थी और उन सभी दीवारों में सिर्फ एकलौता ऐसा रास्ता था जिससे कि लोग अंदर से आ जा करते थे। लोगों का सामान लेके जाना बोट पर मना था क्योंकि उन्हें सिर्फ जान बचानी है ना कि सामान की। आर्मन मिकासा और एरन को ढूंढ रहा था अपने दोस्तों को, तभी उसे नजर पड़ता है कि वो दोनों वहाँ पर हांस के साथ है और उन्हें भी बोट पे जाना है और शिगानशिना से बाहर जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो सब चल रहा था वो नेक्स्ट लेवल का था। क्योंकि दीवारों के पीछे खड़े सैनिक सभी लोग अपने अपने कैनन से उन लोगों के ऊपर बमबारी कर रहे थे और वहीं दीवार के दूसरी साइड जहाँ से बोट निकल रही थी करीब
एक बोट पर 500 लोग थे, जिसमें से एरन मिकासा भी था। अब जहाज के उस पुल को हटाया जाता है, लेकिन पुल के हटाने के ठीक बाद वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। जहाज वहाँ से रवाना हो चुकी थी एक ऐसे मौके की तलाश में जहाँ इंसानियत के सर्वाइव करने की सोची जा रही हो। वहीं दूसरी तरफ लोग उसके ऊपर कूद रहे थे, पकड़ रहे थे, लोग अपनी जान से खेल रहे थे। और वहीं तीसरी साइड हमारे फौजी यानी कि हमारे सोल्जर जो अपनी जान पे खेल कर दूसरों को बारे में सोच रहे थे। और अभी उस गेट को बंद करने की कोशिश की जा रही है जहाँ से लोग जा रहे हैं बाहर। हांजू ने मना करता है कि दरवाजे को बंद मत करो, अंदर बहुत सारे लोग फंसे, वो सारे मारे जाएंगे। तभी एक अजीब तरह की आहट सुनाई देती है, सभी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, एकदम सुनसान हो जाता है सड़क। एक ऐसा टाइटन जिसके पैर की लंबाई ही कम से कम 500 मीटर हो, और इसका नाम था एक आर्मर टाइटन, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ गोश्त लदे हुए थे। इसके शरीर पर चमड़ी का नामो निशान नहीं था और इसकी आंखें बिल्ली जैसी चमक रही थी। लोग इस टाइटन को देखकर घबरा जाते हैं और वो टाइटन उन लोगों की ओर फुल तेजी में बढ़ता है। इस टाइटन के ऊपर सोल्जर्स के किए गए कैनन्स के हमले भी बेकार थे, क्योंकि ये उन सभी को चीर फाड़ कर आगे की ओर निकल रहा था। यहाँ तक ये उन छोटे टाइटन्स को भी नहीं छोड़ रहा था। लोग इसके पैरों के तले कुचले जा रहे थे, लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी हम देख पाते हैं ये दरवाजे की ओर फुल तेजी में बढ़ता और उसे तोड़ के निकलता है। इसका शरीर पूरी तरह से आर्मर का बना था, जिसके ऊपर नादान या फिर तुच्चे हमलों का कोई जवाब नहीं। और इसका शरीर इतना गर्म होता है कि अभी जिस दीवार को छेद के ये निकला है बाहर, उसमें से भाप आ रही थी और ये अपने मुंह से आग निकालता है। और ह्यूमैनिटी स्टिल अलाइव, यानी कि इसका कोई बात ही नहीं बनता। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि यहाँ से आगे वही सर्वाइव कर पाएगा जिसकी किस्मत अच्छी होती है, ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि यहाँ पर किस्मत हो या फिर स्किल या फिर ताकत हो या फिर पावर, कुछ भी काम नहीं आने वाला। क्योंकि यहाँ पर ह्यूमैनिटी स्टिल अलाइव के इस शब्द का कोई मतलब बनेगा ही नहीं, 100% नहीं बनेगा। और गाइस एक भाई जाना जो हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं और उनको इस वीडियो को देखने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। और इस भाई साहब को मेरी तरफ से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जितना बोलो उतना कम है भाई। और हाँ, ऐसे ही सपोर्ट दिखाना, मेरे वीडियो को पूरा देखना, नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दूंगा। और हाँ मेरे बड़े भाई या फिर छोटे भाई, देख लो यार मेरी वीडियो में अगर कोई कमी हो तो बताना, थंबनेल, टाइटल या फिर वीडियो एडिटिंग में। और हाँ वॉइस ओवर में प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं, वो तो होता रहेगा और आगे भी होगा।